देखिए, बिहार से आप हैं और मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर आपको मान लीजिए एडमिशन लेना होता है, कोई केंद्र लेवल का कोई यूनिवर्सिटी होता है उसमें या फिर कोई संस्थान होता है उसमें, और आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना होता है, तो कहीं न कहीं अगर आप सेंट्रल में जाते हैं तो जो भी बीसी और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं ना, उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है जिसको बोला जाता है ओबीसी। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो ओबीसी प्रमाण पत्र, जिसको एनसीएल भी बोला जाता है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी प्रमाण पत्र होता है, एनसीएल प्रमाण पत्र होता है, उसको हमें कैसे बनवानी है। मान लीजिए आप रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है कि आप जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो एनसीएल होता है, ओबीसी होता है, वो बनवाकर हमें दीजिए। तो बिहार की हम स्पेशली बात कर रहे हैं कि आप बिहार से हैं और किसी सेंट्रल लेवल का फॉर्म भर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल के जो भी यूनिवर्सिटी संस्थान होता है उसमें एडमिशन ले रहे हैं, और आपसे जो है ओबीसी प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल प्रमाण पत्र की डिमांड की जा रही है, जो कि सेंट्रल लेवल से डिमांड की जा रही है, तो उसका जो है फॉर्म आपको कैसे भरना है। और ओबीसी प्रमाण पत्र वही लोग बनाते हैं जो कि बीसी बिहार से आते हैं और केंद्र लेवल में जो है ओबीसी में जाते हैं, वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हैं जिसमें उनको रिजर्वेशन का जो है छूट यहाँ पे देखने को मिलता है, और जिनका पारिवारिक आय जो है 8 लाख से कम होता है वो जो है एनसीएल यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, किस तरह सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का एक बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर बिहार के अंतर्गत बनाना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप बिहार से हैं और सेंट्रल लेवल का कोई भी भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं या फिर एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं जिसमें आपका ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिसको एनसीएल भी बोला जाता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत बनता है। तो अगर आपको सेंट्रल का बनाना है, केंद्र सरकार का बनाना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 3 आपको जो है स्तर देखने को मिलता है, तो आप चाहें तो अंचल स्तर का भी बना सकते हैं। कई बार देखेंगे तो अलग अलग भर्ती के लिए जो है अनुमंडल स्तर का या फिर जिला स्तर का भी डिमांड की जाती है, तो जो भी स्तर से मांगी जा रही है उसका आप यहाँ पे फॉर्म भर के बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको अनुमंडल का बनाना है तो सबसे पहले अंचल का बनाना होगा, और फिर अगर आपको जिला का बनाना है तो अनुमंडल और अंचल का बना होना चाहिए, उसके बाद ही आप जिला स्तर का बना सकते हैं। तो यहाँ पे अंचल से भी काफ़ी सारे जो भर्ती आती है उसमें चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे अंचल स्तर पर ही आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो भी फॉर्म है ना यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब ओबीसी देख सकते हैं, यहाँ पे ओबीसी भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल अपना सर्टिफिकेट बना रहे हैं। अगर आप बिहार से हैं और केंद्र सरकार में किसी प्रकार की भर्ती और एडमिशन के लिए अगर आपको एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट डिमांड की जा रही है तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली बिहार में 2 कैटेगरी हो जाता है, आपका ईबीसी और बीसी, दोनों लोग जो यहाँ पे अपना एनसीएल बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है ना, वो आप किस में रखना चाहते हैं, हिंदी में रखना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी में रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अंग्रेजी का ही सिलेक्शन करूँगा। उसके बाद अपना जेंडर बताएंगे। जेंडर बताने के बाद यहाँ पे जो भी अभिवादन है, जैसे कि मान लीजिए श्री वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है एप्लीकेंट का नेम लिखना है, जिनके नाम से आपको एनसीएल ओबीसी बनवाना है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है हिंदी में यहाँ पे टाइप करना होगा। आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे कि मेरा नाम उमेश है तो मैं यहाँ पे उमेश पंडित इस तरह से टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह से टाइप हो जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो रहा है तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी जन्म तिथि है कैलेंडर के माध्यम से चूज करके भर लेंगे। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे दीजिएगा, और उसमें मोबाइल नंबर भी लिंक होनी चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, तो यहाँ पे आधार नंबर को आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है ना, इसको आपको भरना है, जहाँ पे नहीं लगा हुआ है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो डालिएगा, क्योंकि OTP जाकर जो है ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी आवासीय का पता है वो अपना रेसिडेंटल जो एड्रेस होता है फुल डालना है। जैसे कि मान लीजिए आप कौन से राज्य से हैं, फिर यहाँ पे जिले का जो है सिलेक्शन आपको करना होगा, किस जिले के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना अनुमंडल बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी प्रखंड है उसका सिलेक्शन करेंगे, और उसके बाद अपना जो भी ग्राम मोहल्ला है उसको आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे। यहाँ पे अपना वार्ड नंबर भी लिख देंगे, यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे, और उसके बाद अपना सर्किल नंबर आपको पता है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर आपको होल्डिंग नंबर भी पता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जा रहा है कि आप जो है कहाँ से आते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत यानी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्राम पंचायत
पंचायत का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप नगर निगम के तहत आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद, और नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत। मैं बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं तो यहाँ पे इसका सिलेक्शन करूंगा। तो यहाँ पे अपना थाना का सिलेक्शन करना होगा और फिर यहाँ पे अपना जो ग्राम पंचायत है उसका यहाँ पे सिलेक्शन आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई पता आपको लिखना है। आपने ऊपर अपना पूरा पता लिख दिया। अस्थाई पता, अस्थाई पता पूछा जा रहा है, सॉरी अस्थाई नहीं, अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है कि फिलहाल आप जहाँ पे रह रहे हैं, मान लीजिए आपका घर बिहार में है और आप जो है दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना जो अस्थाई पता है वो दिल्ली ही डालिएगा। अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है बिहार से हैं और कहीं अलग राज्य में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अलग राज्य की जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं कौन से राज्य में है। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में है, ठीक है, तो दिल्ली का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसमें कौन से ज़िले में आप रह रहे हैं, उसका सब डिवीज़न, ब्लॉक क्या है, मोहल्ला क्या है, वार्ड संख्या क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, पिन कोड क्या है, सर्किल नंबर, होल्डिंग नंबर क्या है तो बता सकते हैं। नहीं तो आपका सेम है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है और वहीं पे आप रह रहे हैं तो यहाँ पे सेम भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपना जो भी स्थानीय निकाय का प्रकार है उसको भी बता सकते हैं। यहाँ पे अपना जो पुलिस स्टेशन लगता है उसको भी बता सकते हैं। अगर आपका सेम होगा टिक करेंगे तो सेम यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे अपना जो भी धर्म है ना वो बताना है कि आप जो है कौन से धर्म से आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो यहाँ पे हिंदू का सिलेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी बताना है। देखिए यहाँ पे जो है अन्य पिछड़ा वर्ग ही आपको देखने को मिलेगा। बिहार में आप आएंगे तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। आप सभी को पता ही है कि BC और EBC, ठीक है। तो यहाँ पे हम अन्य पिछड़ा वर्ग का ही सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जाति का जो है सिलेक्शन करना होगा कि आप जो है कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी जो है जाति आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी जाति से आप आते हैं उस जाति का जो है सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए उस जाति में कोई उप जाति आता होगा तो आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर उप जाति क्रमांक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे अपना पेशा बताएंगे कि आप छात्र हैं, सरकारी सेवा में हैं, निजी सेवा में हैं, व्यापार करते हैं, किसान हैं, या फिर हाउस वाइफ है, या फिर अदर हैं। तो जो भी आपका व्यापार होगा वो आप बता देंगे कि आप क्या करते हैं। फिर यहाँ पे केंद्र की सूची में पिछड़ी जाति का जो क्रमांक है आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना जाति नु तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जो है फादर का नेम लिखना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। यहाँ पे अपने जो भी पिता की जाति है वो आपको बताना होगा कि आपका जो पिता है ना वो कौन से जाति से आते हैं। बेसिकली सेम जाति से ही आते होंगे, अगर आपका कुछ अलग है तो देख लीजिएगा, नहीं तो जो भी यहाँ पे जाति आपको देखने को मिलेगा वो जाति का सिलेक्शन यहाँ पे फटाफट से मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने माता का जो नेम है ना वो आपको लिखना होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए शादीशुदा महिला हैं या फिर मान लीजिए कि आप शादीशुदा महिला हैं या फिर कोई भी आप पर्सन है जो अपने हस्बैंड के नेम अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो अपने जो भी पति का नाम है यहाँ पे लिख सकती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। शादी नहीं हुआ है, जेंट्स है तो आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है एक ईमेल आईडी देना है जिस पे आपका सर्टिफिकेट जब बन जाएगा तो यहाँ पे भेज दिया जाता है। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भी दे देंगे। ध्यान रखेंगे मोबाइल नंबर पर भी OTP वगैरह नहीं जाता है, केवल जब भी आपका एप्लीकेशन का जो मैसेज होता है वो यहाँ पे भेजा जाता है, बाकी किसी काम का नहीं होता है। तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप जरूर दे दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो भी आवेदक का फोटोग्राफ है यहाँ पे आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है, जो कि बेसिक जानकारी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग जो है यहीं पे जानकारी भरने में फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी होता है लोगों को, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पिता का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे माता का दिया गया और यहाँ पे पति का दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे जो अलग अलग फैमिली मेम्बर है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका शादी हुआ है तो पति की जानकारी आपको डालना है, शादी नहीं हुआ है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, इसमें कुछ भी भरना ही नहीं है। माता पिता की जानकारी आपको देना है कि आपके पिता मान लीजिए कोई संवैधानिक जो पद होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार की पदनाम हो गया वो बता सकते हैं कि वहाँ पे काम करते हैं, या फिर आपके माता जी कोई इस प्रकार के काम करती है तो यहाँ पे उनकी जानकारी भरना है। नहीं करती है तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगर सरकारी सेवा केंद्र या फिर राज्य सरकार में उनका नौकरी है आपके पिता या फिर माता की तो उसकी जानकारी भरेंगे, या फिर आप महिला हैं तो आपके पति की कोई भी नौकरी वगैरह है सरकारी, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत हो सकता है या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत हो जाता है, तो यहाँ पे भर सकते हैं। नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो उनका वेतनमान, पद नाम, नियुक्ति की तिथि ये बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको जो है क, और यहाँ पे देखेंगे ख में आपको अंतर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित, जैसे कि यूनिसेफ, UN,
वो में अगर आपके घर के कोई भी माता पिता मान लीजिए यहाँ पे नियोजित हैं तो उनकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो इसको भी छोड़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इस तरह का जानकारी है तो संगठन का नाम, पद नाम, सेवा का नाम आप यहाँ पे भर सकते हैं, बाकी जानकारी भर सकते हैं। निजी क्षेत्र में मान लीजिए कहीं वर्क करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके माता पिता या फिर आपके पति वर्क करते हैं तो उनकी जानकारी बता सकते हैं, कौन से संगठन या फिर फर्म में काम करते हैं, उनका पद नाम यानी कि कौन से पोस्ट पे हैं, नियुक्ति उनका कब हुआ है, तो ये बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जो माता पिता होते हैं ना, वो आर्म फोर्सेस में होते हैं, पैरामिलिट्री में होते हैं, तो इस तरह के आपके घर में आपके मान लीजिए माता पिता में कोई है या फिर मान लीजिए आपके पति हैं, आप महिला हैं, आपके पति हैं, तो उनकी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं। अगर मिलिट्री फोर्स में है तो, नहीं है तो इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी भरना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको व्यवसाय के बारे में देना है कि आपके जो भी पिता हैं वो व्यवसाय क्या करते हैं तो बता सकती हैं माता या फिर पत्नी, ये भी बता सकते हैं, नहीं है तो इसको भी छोड़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है संपत्ति का जो डिटेल्स है ना, माता पिता और जो भी आवश्यक बच्चे होते हैं ना, उनको यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे उनका पता, क्षेत्रफल और सिंचित जमीन की जानकारी यहाँ बताएंगे, सिंचित जमीन का परसेंटेज क्या है वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार की जानकारी देना है, संपत्ति की जानकारी देना है तो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, नेसेसरी है। हालांकि भरना ये जरूरी नहीं है, अगर आपका है तो आप भर दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुल सिंचित और सिंचित जमीन की जानकारी पूछा जाता है कि आपके पास कुल असिंचित और सिंचित जमीन कितनी है, तो उसकी भी जानकारी भर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लॉटेंशन हो गया, फसल का नाम हो गया, पता हो गया, क्षेत्रफल हो गया, प्रति जमीन की जानकारी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए है, आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है तो नहीं भरना है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास इस प्रकार की जानकारी है तो भरना है, नहीं तो इसको स्किप कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे संपत्ति का जो है स्थान यहाँ पे पूछा जाएगा, संपत्ति का ब्यूरो आपसे पूछा जाएगा, संपत्ति का इस्तेमाल क्या होता है, जो भी आपके पास शहरी क्षेत्र में प्रति जमीन है तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो आपको वार्षिक आय का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, इसमें आपको जानकारी भरना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले नौकरी से आपके घर में आय कितना होता है वो यहाँ पे मेंशन करना है, व्यवसाय यानी कि बिजनेस से कितना आय होता है वो यहाँ पे बताना है, और पेंशन से कितना आपके घर में आय होता है, कृषि से कितना आय होता है वो यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि उनके पास जो भी आय प्रमाण पत्र होता है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि यह सर्टिफिकेट बनाने में तीनों डॉक्यूमेंट का जो इस्तेमाल होता है, जाति, निवास और आय। तो जो भी आपने आय बनवाया हुआ है उसमें आप देखेंगे तो व्यवसाय से आपने कितना डाला हुआ है, पेंशन से तो उसमें पूछता नहीं है, लेकिन कृषि से आपने कितना डाला हुआ है, अन्य सोर्स से आपने कितना डाला हुआ है, तो वही जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। बहुत सारे लोग जो अपने मन से भरते हैं जो कि सही नहीं है। आप जो भी आय प्रमाण पत्र आगे बताएंगे आपको लगाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे उसका जो आय है ना मेंशन करना है, और टोटल जो आपका वार्षिक आय है उतना ही आना चाहिए जितने आपके आय प्रमाण पत्र में आपने बनवाया हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो गलती आपको नहीं करना है। क्या आप कर भुगतान करते हैं? अगर ITR भरते हैं तो यहाँ पे हाँ करके जानकारी भर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या संपत्ति कर के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, नहीं तो इसको नहीं करेंगे। कुछ अन्य बातें बताना चाहते हैं सरकार को तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो सबसे पहले तो जो भी फॉर्म 8 है, आवेदक का जो है स्वयं शपथ पत्र आपको देना होगा, बताएंगे कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे फॉर्म आपका जो यहाँ पे 8 ही है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको निवास देना होगा। फिर यहाँ पे BC आप जाति से आते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और यहाँ पे आपका जो है आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जिसकी जानकारी अभी आपने यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 4 डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। एक एक्स्ट्रा आपको आधार कार्ड वगैरह लगता है तो वो डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है ना, इन सभी को जो है टिक भी आपको यहाँ पे कर देना है। इस तरह से मैंने टिक कर दिया हुआ है, देख सकते हैं, इस तरह से टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री पे ऑटोमेटिकली ही क्लिक रहेगा, आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे जो भी आपका ऑफिस है जहाँ से आपका प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया जाएगा। आपको कैप्चा को फिल करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी को फिलअप किया हुआ है ना, उसका जो है पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि किसी प्रकार की इसमें करेक्शन की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे बैक जाकर जो है करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी मेरा सही है, मुझे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अटैच NACR। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिसमें सबसे पहले अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, BC और EBC, क्योंकि बिहार में जो है OBC को 2 भागों में बांटा गया है, BC और EBC में। तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का सिलेक्शन करके उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा नंबर पे आपको जो है निवास देना होगा, तो निवास प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पे अपलोड होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। देखिए जाति आपका पुराना होगा जो कि ऑनलाइन बना हुआ है उसको लगा सकते हैं, लेकिन निवास और का आय जो है 1 साल के अंदर कहीं बना होना चाहिए, तो ये मैंडेटरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑथ लेटर यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो है स्वयं शपथ पत्र होता है, ठीक है, जो कि फॉर्म 8 होता है। अभी आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमने जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म 8 देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो फॉर्म 8 है ना, देख सकते हैं कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि भारत सरकार के अंतर्गत बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ जानकारी आपको भरना होगा। सबसे पहले तो इसको प्रिंट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना जो भी नाम है वो लिखेंगे, अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे गांव शहर का नेम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नेम लिखेंगे, थाना आपका कहाँ है, प्रखंड कहाँ है, अनुमंडल कहाँ है, जिला कहाँ है, राज्य कहाँ है, ये आपको लिखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं कौन से जाति से, जो भी जाति से आप आते हैं उस जाति का जो है यहाँ पे जिक्र कर देंगे कि मैं इसी जाति से संबंध रखता हूँ। फिर यहाँ पे देखेंगे तो मेरे माता पिता की वेतन से वार्षिक आय, अगर आपके माता पिता कहीं जॉब करते हैं उनका वेतन है तो उसके वार्षिक आय को आप शब्द में लिखेंगे, नहीं है तो यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मेरे माता पिता की अन्य स्रोतों बिजनेस प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय, यहाँ पे शब्द में आपको लिखना होगा, जो कि अपने आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा उसमें जितना भी आपका वार्षिक आय दर्शाया गया होगा वही वार्षिक आय आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, अक्षर में नहीं लिखना है, शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है। बाकी यहाँ पे और कुछ जानकारी आपको नहीं भरना होता है। यहाँ पे अपना स्थान दिनांक लिखेंगे और जो भी आवेदक हैं या फिर आवेदिका हैं यानी कि महिला या फिर पुरुष हैं तो उनका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर के साथ साथ यहाँ पे उनका नाम भी लिखना जरूरी है। इसको स्कैन करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके उसको भी यहाँ पे अपलोड करेंगे और सेव एनएससीआर के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर से आपके सामने जो है प्रीव्यू यहाँ पे सेक्शन खुल के आएगा जिसको आपको चेकआउट कर लेना है। नीचे आएंगे तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है ना उसको आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं कि आपने जो है सही से डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि हमारा जो है सभी जानकारी सही है तो आपको जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पे रिसीविंग देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे तो इसका जो कार्य दिवस है इसको मेंशन कर दिया गया है कि 21 दिन जो है आपका लगता है। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है तत्काल में चाहिए होता है, तो तत्काल के लिए कोई अलग आवेदन आपको नहीं करना होता है। इसमें होता क्या है कि इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकालना है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगवाया हुआ है जैसे कि जाति निवास आय उसको भी आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आरटीपीएस काउंटर पे आपको जाना है और वहाँ के जो भी आरटीपीएस सहायक हैं उनसे आपको इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। वो प्रिंट आउट निकाल कर आपको देंगे और उसको ले आकर जो भी आपके हल्का कर्मचारी होते हैं उनसे आपको वेरीफाई करवा लेना है। वो वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद लाकर आपको आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होगा, जिसके बाद जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है 2 से 3 दिन में बनाकर आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे पास 21 दिन का समय है तो 21 दिन का वेट करिएगा, इसके अंतर्गत ही आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो बनाकर आपके जो भी मेल आईडी है वहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा। या फिर इसको खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन का जो स्थिति है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करना होता है आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप थ्रू जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला हुआ है, क्योंकि फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको जो रेफरेंस नंबर मिलेगा उसके माध्यम से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे बन गया जिसको ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना है या फिर कभी भी फ्यूचर में आपको डाउनलोड करना है, मान लीजिए कई बार जो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है, आपके पास मिलता भी है तो कहीं गुम हो जाता है, तो आप यहाँ से इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का एक बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके जो भी अपना रेफरेंस नंबर है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, उसको यहाँ पे डालेंगे, अपना नेम डालेंगे और उसके बाद कैप्चा को डालकर डाउनलोड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आवेदन जो है निष्पादन के 24 घंटे के बाद ही अपना सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपका एप्लीकेशन जो है स्वीकृत हो जाने के 24 घंटे के बाद ही आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करना है जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि जो आपका ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र है उसको आपको कैसे बनवाना है, किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आपको ज़्यादा किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमने जो है मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जहाँ पे अपना जो भी क्वायरी है,
है जो भी चीज़ें हैं उसको मेल कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी होगी वहाँ तक हर संभव जो है मदद आपका की जाएगी, तो प्लीज़ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।